Hello students. So today we are going to start very interesting topic which is current and electricity. जैसा कि मैंने आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पहले ही बताया था कि हम तीन पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। पहला व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, जो हमने कंप्लीट कर लिया इलेक्ट्रोस्टैट्स में। नाउ वी विल स्टडी व्हेन चार्ज इज मूविंग with uniform velocity. In this we will study current, electricity, magnetic effect of current, EMI and AC. Then we will study when charge is accelerating. So today's topic is current and electricity. तो सबसे पहला वर्ड ही आया करंट। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज करंट। सबसे पहले हम इस चैप्टर के बेसिक एलिमेंट, बेसिक जो पुर्जे हैं उनको हम समझेंगे। तो सबसे पहले ही हम समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, सबने ये वर्ड सुना हुआ है करंट। तो करंट क्या है? बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन बता दूं, करंट क्या है? बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखो, चार्ज के फ्लो होने का रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत मायने रखता है कि किस रेट से चार्ज फ्लो करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए या फिर ऐसा समझो सबसे पहले कि मैंने बोला रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि चार्ज किस रेट से फ्लो करेगा। सबसे पहला ही जो क्वेश्चन उठेगा वो ये उठेगा, वो कौन सी चीज है, वो कौन सी फोर्स है जो चार्ज को मूव कराती है। रुके हुए चार्ज को चलाना हो तो कौन फोर्स लगाएगा? ऑब्वियसली मैं तो या आप तो फोर्स नहीं लगाएंगे। तो वो कौन सी चीज है जो फोर्स लगाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स एक बात एकदम क्लियर हो गई है कि जहां करंट होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का होना तो जरूरी है, अनिवार्य है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही चार्ज पर फोर्स लगाएगी। F = QE, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसी फोर्स की वजह से चार्ज मूव करेगा, और किस रेट से मूव करेगा उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है एकदम? दैट मीन्स मान लीजिए किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इस तरीके से। लेट्स से दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। क्लियर है? और यहां मान लीजिए बहुत सारे चार्जेस हैं। लेट्स से अगर मैं प्लस चार्ज की बात करूं तो चार्ज इधर मूव करेगा, और नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अब देखो, चार्ज ऐसे मूव कर रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज अलोंग फील्ड और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द फील्ड। क्लियर है एकदम? अब अगर आप ध्यान से देखोगे A और B में से किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? आपको मालूम है E वेक्टर बराबर -dV/dr। माइनस साइन क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स डिक्रीज इन द पोटेंशियल। दैट मींस VA इज ग्रेटर देन VB। और ये आपने सुना होगा, करंट इज जस्ट बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आज ये क्लियर हुआ होगा। यस, अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगी, और अगर वहां पर चार्जेस हैं तो वो चार्ज मूव करने लग जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज अलोंग द फील्ड, दैट मींस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द फील्ड, दैट मींस लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? दैट मींस करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और यू कैन से दैट if the direction of current is this, so what is the direction of positive charge? Along the current. What is the direction of negative charge? Opposite to the current. ये सब आपने पढ़ रखा है, लेकिन देखिए सिनेरियो ये है। करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहे हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एनर्जी। तो करंट भी क्या है? एनर्जी। करंट एनर्जी ही तो है यार। करंट क्या है? एनर्जी ही है। क्लियर एकदम? अब मान लो किन्हीं दो पॉइंट के बीच में 5 वोल्ट का डिफरेंस है, और किन्हीं दो पॉइंट के बीच में 200 वोल्ट का डिफरेंस है। तो कहां करंट ज्यादा होगा? कॉमन सेंस है 200 वोल्ट में, क्योंकि वहां चार्जेस की रफ्तार क्या होगी? ज्यादा। और 5 वोल्ट में चार्जेस की रफ्तार क्या होगी? कम। देखो, चार्ज से हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन किस रेट से चार्ज एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ले जाकर के फेंक रहे हैं, उससे दिक्कत है। उससे दिक्कत मतलब
कि मान लो मुझे 5 वोल्ट का झटका दिया जाए या 220 वोल्ट का झटका दिया जाए, किस में मुझे ज़्यादा मजा आएगा? 220 वाले में। क्यों? क्योंकि 220 वाले का झटका इतना ज़बरदस्त होगा, उसके बाद शायद मैं कुछ महसूस करने लायक नहीं बचूंगा। क्यों? क्योंकि देखो चार्ज तो दोनों में सेम थे, 220 वोल्ट में भी और 5 वोल्ट में भी, लेकिन 220 वोल्ट का जो झटका है, मतलब कि वहाँ जो चार्ज है वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से मूव कर रहे हैं, इतनी फास्टली मूव कर रहे हैं कि वहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली करंट क्या है? करंट क्या है? इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्ज क्या करते हैं? एनर्जी को फ्लो कराते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, जस्ट बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ध्यान रखना चार्जेस आर द कैरियर्स। चार्जेस क्या है? चार्जेस आर द कैरियर विच ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इफ आई एम डीलिंग विद पॉजिटिव चार्ज, सो दे आर ऑल्सो फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। इफ आई एम डीलिंग विद नेगेटिव चार्ज, दे आर फ्लो फ्रॉम अपोजिट टू द फील्ड, दैट इज लो पोटेंशियल से, दैट इज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम। और मैथमेटिकली करंट को कैसे डिफाइन करेंगे? I बराबर I एवरेज को कैसे डिफाइन करेंगे? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस को कैसे डिफाइन करेंगे? dq बाय dt। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? एम्पेयर। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? एम्पेयर। करंट कैसी क्वांटिटी है? करंट कैसी क्वांटिटी है? ऑल्दो इसकी डायरेक्शन है, लेकिन डायरेक्शन होने के बावजूद ये वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। एक्चुअल में मैं और डिटेल में बात करूं तो ये टेंसर क्वांटिटी है। अब टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? शॉर्ट में मैं बता दूं, टेंसर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन वो वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करते। ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में आ जाए स्केलर, वेक्टर, समथिंग एल्स, so you have to take स्केलर। अगर ऑप्शन में टेंसर है तो यू हैव टू टेक टेंसर। क्लियर? फिलहाल हम क्या बोलेंगे कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब सिंपली वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। क्लियर है? तो करंट का कंसेप्ट देखिए, बिल्कुल हमें समझ में आ गया डिटेल में कि करंट इज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यस, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जब भी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जब भी वहां पर क्या होगा, जो चार्जेस प्रेजेंट होंगे उन चार्जेस पर क्या लगेगी? फोर्स। और उस फोर्स की वजह से चार्ज मूव करेंगे एंड मूवमेंट ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। क्लियर है? और दिमाग में बैठा होना चाहिए कि करंट क्या है? एनर्जी। करंट क्या है? एनर्जी। बेसिकली चार्ज जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एनर्जी को ले जा रहे हैं। क्लियर है एकदम? अब ये डिपेंड करेगा, लेट्स से 5 एम्पेयर का करंट और 100 एम्पेयर का करंट। 5 एम्पेयर का करंट और 100 एम्पेयर का करंट में सिर्फ इतना अंतर है कि 5 एम्पेयर के करंट में जो रेट है, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वो थोड़ा कम है, लेकिन 100 वाले में जो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे समझिए, मान लीजिए हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि जब ग्लूकोज चढ़ाई जाती है, एनर्जी है वो भी, तो बहुत ही स्लो रेट से चढ़ाई जाती है, बहुत ही स्लोली ड्रॉप बाय ड्रॉप चढ़ाई जाती है। डॉक्टर ऐसा क्यों नहीं करता? अरे यार पूरी बोतल चढ़ानी है, एकदम उसको खोल दो और एकदम बोतल की बोतल खुपाच उसके अंदर चढ़ा दे। नहीं, वो मर जाएगा, गए प्राण उड़ गए उसके। ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है वो एकदम नहीं आप ट्रांसफर कर सकते। सो इस बात को आपको अच्छे से समझना होगा कि रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है रेट। चार्ज कुछ नहीं कर रहा है, हर बॉडी के अंदर चार्ज है, हमारी बॉडी के अंदर भी चार्ज है, लेकिन उस चार्ज को किस रेट से बॉडी के अंदर ट्रांसफर या किसी और चीज के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है, वो इंपॉर्टेंस है। रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अब देखिए, इस पर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, वो आपको चार्ज और टाइम रिलेशन, QT रिलेशन दे देता है। लेट्स से Q इज इक्वल्स टू TQ प्लस 2T। इस तरीके की सिचुएशन आ गई, Q इज इक्वल्स टू TQ प्लस 2T। लेट्स से क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द करंट एट T इज इक्वल्स टू 1 सेकंड। सिंपल,
I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2, 1 सेकंड पे पूछा उसने तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 विच इज 5 एम्पेयर। तो कितना करंट हो रहा है, कितना करंट दौड़ रहा है 1 सेकंड पे 5 एम्पेयर। वो एवरेज करंट भी पूछ लेता है, तो एवरेज करंट तो क्या ही है, सिंपल डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, मतलब क्यू फाइनल माइनस Q initial by T final minus T initial. That means whenever he asks I average, he will give time interval. ये ऐसा ही है जैसे मैंने आपको काइनेमेटिक्स में पढ़ाया हुआ है एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए आप इंटरवल लेट से मान लो वो पूछ रहा है फ्रॉम 2 to 1 सेकेंड, तो 2 सेकंड पे चार्ज निकालो और 1 सेकंड पे चार्ज निकालो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, डेल्टा क्यू आ गया। और डेल्टा की टी क्या है 2 - 1। क्लियर है। अब वो उल्टा भी दे सकता है, लेट से IT रिलेशन दे दिया, IT रिलेशन दे दिया, लेट से I इज इक्वल्स टू 2t, लेट से I इज इक्वल्स टू 2t + 1, ये उसने दे दिया। वो पूछ रहा है बताओ फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन फ्रॉम 0 to 1 सेकेंड। लेट से फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन फ्रॉम 0 to 1 सेकेंड फ्रॉम दिस वायर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। सिंपल है। I को कह सकते हैं dq by dt बराबर 2t + 1, दैट मींस dq बराबर 2t dt प्लस dt। अब क्या कर देंगे इंटीग्रेट और लिमिट क्या लगा देंगे 0 से 1, तो q कितना आ जाएगा भाई, इसका इंटीग्रेशन t² / 2 से 2 कैंसिल, सो कितना हो जाएगा 1 - 0 + 1, तो कितना आ गया 2 कूलम। क्या मेरी बात समझ में आई? सो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। चलिए तो इसको आप नोट कीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। तो करंट की थ्योरी तो क्लियर हो गई कि करंट क्या है, और आपको पता चल गया कि रेट वर्ड कितना जरूरी है, और आपको पता चल गया कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और आपको ये चीज भी समझ में आ गई कि क्यों आपको 10th क्लास में बताया जाता है कि अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ये होगी और नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन अपोजिट होगी। क्लियर है। ये सारे फंडामेंटल अब मेरे क्लियर हो गए। अब और बेसिक फंडामेंटल हम क्लियर करते हैं। रजिस्टर वर्ड आपने जरूर सुना होगा, ऑल्दो हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल सारे एलिमेंट्स को मैं ब्रीफली डिस्क्राइब कर रहा हूँ। रजिस्टर और रेजिस्टेंस वर्ड आपने जरूर सुना होगा। इस तरीके से उसका सिंबल होता है, इस तरीके से उसका सिंबल होता है। तो रजिस्टर क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, जस्ट लाइक कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। तो रजिस्टर क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, बेसिकली ध्यान रखना, जिस भी एलिमेंट में, जिस भी कंपोनेंट में या जिस भी डिवाइस के थ्रू करंट फ्लो होता है वो सारे के सारे रजिस्टर कहलाते हैं। हमारी बॉडी भी एक रजिस्टर है, फैन एक रजिस्टर है, लाइट एक रजिस्टर है, एसी एक रजिस्टर है, साउंड सिस्टम एक रजिस्टर है, सब कोई रजिस्टर ही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है। रजिस्टर तो आपको समझ में आ गया। अब रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटीरियल which opposes the flow of current, या फिर which creates the hindrance in the path of charges। क्यों? अभी आपको समझ में आ जाएगा। रजिस्टर और रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। तो रजिस्टर क्या है? जितने भी एप्लायंसेस हैं जिनके थ्रू या जितने भी मटेरियल हैं जिनके थ्रू करंट का फ्लो हो जाए वो सारे रेजिस्टेंसेस हैं, सारे रजिस्टर्स हैं। और रेजिस्टेंस क्या होती है? उनकी प्रॉपर्टी। और कैसी प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी जो कि अपोज करती है फ्लो ऑफ चार्जेस को। अब देखो क्यों अपोज करती है। मान लो मैं कंडक्टर की बात करूं, लेट से कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर में करंट किसकी वजह से फ्लो करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। उसमें एक्सिस में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ऐसा नहीं है 2-4 हैं, ट्रिलियंस मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें। वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं एक डायरेक्शन में, और उसी की वजह से करंट होता है। अब ध्यान से देखो कि जब वो मूव कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि यार बिल्कुल फ्रीली वो मूव कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो आपको एक प्लेग्राउंड में दौड़ लगाने के लिए कहा जाए, तो आप इजीली दौड़ लगा सकते हो, बहुत अच्छे से दौड़ लगा सकते हो। अब उसी प्लेग्राउंड को खचाखच भर दो, कुछ सामान वहां डाल दो, कुछ बच्चे वहां बैठा दो, और फिर बोला जाए कि अब आप दौड़ लगाओ, तो आपके पाथ में हिंड्रेंस क्रिएट हुआ ना, आपकी स्पीड में रुकावट हुई ना, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। उसी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ये प्योरली किसकी प्रॉपर्टी होती है? मटेरियल ऑफ द बॉडी। और भी फैक्टर्स होते हैं जिसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
क्लियर है एकदम, रेजिस्टेंस एकदम क्लियर है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। हर बॉडी कुछ ना कुछ अपोजिशन क्रिएट करती ही है। कंडक्टर में वो अपोजिशन कौन क्रिएट कर रहा है? ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स, नेबरिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। लेट्स से R बराबर 5 ओम। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। और ये क्या है इसका सिंबल? ये क्या है रेजिस्टेंस का सिंबल? बस ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस क्या है? एवरी एलिमेंट इज रजिस्टर, जिसमें से करंट पास किया जा सके। उसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं बैटरी पर। किस पर? बैटरी पर। लेट्स से इसको मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, लाइक दिस, की भी लगा देता हूं। इसको बोलते हैं, पूरे को बोलते हैं सर्किट डायग्राम, इसको बोलते हैं बैटरी, इसको बोलते हैं की। और बैटरी का क्या है? ये सिंबल, क्योंकि जब मार्केट से आप खरीद के लाओगे तो इस तरीके से होगी नहीं बैटरी, ये सिंबल है। ये मैंने कैप्चर में ऑल्दो में पढ़ा चुका हूं थोड़ा सा। ये क्या है? ये क्या होता है बैटरी का? ये क्या होता है बैटरी का? ये क्या होता है? हायर टर्मिनल। और ये क्या होता है? लोअर टर्मिनल। लेट्स से दिस इज V, तो क्या होगा? VA माइनस VB बराबर 5 वोल्ट। क्लियर है? हायर माइनस लोअर बराबर 5 वोल्ट। जनरली इन जनरल केस इसको हम क्या कर देते हैं? ग्राउंड, मतलब जीरो पोटेंशियल, मतलब B अगर जीरो हो गया तो ये कितना हो जाएगा? सिंपली 5 वोल्ट। अब जरूरी नहीं है, लेट्स से मान लो मैंने इसको बोल दिया कि सर ये लेट्स से 10 वोल्ट है, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे, कितना हो जाएगा? 15 वोल्ट। हमें तो डिफरेंस देखना है। 15 माइनस 10 बराबर 5 वोल्ट। 15 माइनस 10 बराबर 5 वोल्ट। क्लियर है एकदम? कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, तो ये हो गई अपनी बैटरी। अब बैटरी क्या कर रही है ये हमें देखना है। और ये हो गए भाई हमारे कनेक्टिंग वायर्स। और ध्यान रखना, कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस हम क्या लेकर के चलते हैं? नियरली जीरो। कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस हम क्या लेकर चलते हैं? नियरली जीरो। दैट मींस मान लो 5 वोल्ट की बैटरी है, तो ये क्या हो गया? 5 वोल्ट, और ये क्या हो गया? जीरो। सो पूरे थ्रू आउट दिस कनेक्टिंग वायर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा या नेग्लिजिबल होगा। तो इस पूरे वायर का पोटेंशियल हम क्या लेके चलेंगे? 5 वोल्ट। दैट मींस द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कनेक्टिंग वायर्स विल बी नियरली जीरो। अगर कुछ ड्रॉप होगा भी तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ 5 है तो यहाँ पर लेट्स से 4.99999, तो इतने हल्के से ड्रॉप को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, मैं बात कर रहा था बैटरी की। तो बैटरी बेसिकली कर क्या रही है इसको देखिए। ऑल्दो बैटरी के बारे में तो हम अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से बैटरी के बारे में। क्लियर है? लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बस आइडिया दे रहा हूँ आपको। तो बैटरी क्या कर रही है बेसिकली, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया, यहाँ पर करंट दौड़ने लग जाएगा। करंट दौड़ने लग जाएगा तो मतलब कि चार्ज, करंट दौड़ने लग जाएगा तो मतलब कि चार्ज फ्लो करने लग जाएगा। लेट्स से मैं कहूँ कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करने लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करने जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ का पोटेंशियल 5 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट। क्लियर है? और चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है। क्लियर है? अच्छा, एक बात बताओ, मान लो यहाँ पर क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर चार्ज की एनर्जी क्या होगी? ये सभी जानते हैं, V बराबर U बाय Q, तो U बराबर V इंटू Q, ये सभी जानते हैं। तो यहाँ पर चार्ज की एनर्जी क्या हो जाएगी? 5Q। यहाँ पर चार्ज की एनर्जी क्या हो जाएगी? 5Q। और यहाँ पर चार्ज की एनर्जी क्या हो गई? 0। कहाँ गई एनर्जी? कहाँ गई? यहाँ पर चार्ज की एनर्जी थी 5Q। देखो आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ चार्ज की एनर्जी क्या रह गई? 0। तो कहाँ गई एनर्जी? अरे रजिस्टर खा गया। रजिस्टर खा गया मतलब कि आपने यूज कर ली। मान लो रजिस्टर यहाँ पर है साउंड सिस्टम, तो साउंड की फॉर्म में, साउंड एनर्जी की फॉर्म में आपको मिल गई। मान लो ये फैन है तो हवा की फॉर्म में आपको एनर्जी मिल गई। मान लो ये लाइट है तो लाइट की फॉर्म में आपको एनर्जी मिल गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या थोड़ा फील हो रहा है? क्या फील हो रहा है? मैंने बताया कि रजिस्टर क्या होते हैं? कोई भी एप्लायंसेस। मान लो यहाँ बल्ब लगा हुआ है, यहाँ चार्ज। अब ये चार्ज एनर्जी कहां से ला रहा है ये देखते हैं। देखो यहाँ इसकी एनर्जी 0 हो गई। अब ये गया, अरे मैं तो पूरी तरह से बेकार हो गया। और जैसे ये यहाँ आया और यहाँ से यहाँ गया, अब इसकी एनर्जी अगेन कितनी हो गई? यहाँ पर इसकी एनर्जी चार्ज की थी 0, यहाँ पर इसकी एनर्जी अगेन चार्ज की कितनी हो गई? 5Q। इसकी एनर्जी कितनी हो गई? 5Q। मतलब यहाँ तक इसकी एनर्जी क्या थी? 0, मतलब मरा हुआ पड़ा है। अगेन इसकी एनर्जी कितनी हो गई? 5Q। और ये भागता हुआ यहाँ गया, और जैसे ये रजिस्टर
से क्रॉस कर गया, इसकी एनर्जी क्या हो गई, 0। और ये बार बार एनर्जी कौन खा रहा है, वही एप्लायंसेस जिससे आपने इस बैटरी को जोड़ रखा है। मतलब ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया कि बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज नॉट द सोर्स ऑफ चार्ज। कई बुकों में लिखा रहता है, वो गलत है, तो ध्यान रख लेना। बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी और चार्ज का काम क्या है, दे आर द सिंपली कैरियर्स, दे ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और वो एनर्जी कौन यूज कर रहा है, हम। वो एनर्जी कौन यूज कर रहा है, हम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे समझो ये एक बहुत बड़ा पानी का समुद्र है और ये रेगिस्तान है और ये चार्ज कौन है, लेट्स से ट्रक है। ये चार्ज, ये ट्रक जो है यहाँ से पानी भर रहे हैं और यहाँ पानी उंडेल रहे हैं, यहाँ पानी भर रहे हैं, यहाँ पानी उंडेल रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? तो ध्यान रखना, बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। लेकिन सबकी एक लिमिट है, पानी भी तो खत्म होगा। जब आप बैटरी यूज करते हो तो एक टाइम के बाद वो डिस्चार्ज हो जाती है। तो दो तरीके की बैटरी होती हैं, जिनको रिचार्ज किया जा सकता है और जिनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? वो फंक्शनिंग है, वो एक अलग बात है। ऑल्दो बैटरी को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इससे आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा और आपने समझ लिया होगा कि करंट क्या है। बेसिकली एनर्जी है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी ट्रांसफर कर क्यों रहा है, चार्ज। तो चार्ज क्या है, बस एक माध्यम है एनर्जी को ट्रांसफर करने का। और बैटरी का काम क्या है, एनर्जी की सप्लाई। बैटरी प्रोवाइड्स या गिव्स द एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और कौन ट्रांसफर कर रहा है एनर्जी को, चार्ज। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा, इस कंसेप्ट को उतारिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, बेसिक पॉइंट पर हमने चर्चा कर ली, बिल्कुल बेसिक एलिमेंट, बैटरी, रजिस्टर, करंट, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है कि करंट जो है, जो किसी एक कंडक्टर के थ्रू करंट जो फ्लो करता है वो क्यों करता है, कैसे होता है, वो सब हमें देखना है। अच्छा एक बात बताओ, कंडक्टर में जो करंट होगा वो किसकी वजह से होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जिन पर नेगेटिव चार्ज है। मान लो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, उसमें बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। ऐसी तरह तरह के सिस्टम होते हैं, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते, सो उसमें करंट का कोई फ्लो होता ही नहीं है। क्लियर? हम बात करते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर में किसकी वजह से है, किसकी वजह से है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि भाई मेरे पास एक कंडक्टर है, इसमें n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्या जब तक मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, क्या इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल रुके हुए अपनी जगह पर एकदम फिक्स हैं? नहीं, वो अभी भी दौड़ रहे हैं। रैंडमली ब्राउनियन मोशन वो कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में वो दौड़ रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, थर्मल एनर्जी बिकॉज ऑफ रूम टेम्परेचर, थर्मल एग्रेशन के कारण अभी भी हो रहे हैं। दैट मींस सिनेरियो कुछ इस तरीके से है, लेट्स से इलेक्ट्रॉन इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर और फाइनली जहां था वहीं आ गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। सो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, 0। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। क्या स्पीड 0 है? नहीं। ध्यान रखना, स्पीड और वेलोसिटी दो वर्ड यूज करूंगा मैं। क्या स्पीड 0 है? नहीं। अगर मैं बात करूं डाटा की, तो स्पीड अच्छी खासी होती है इनकी, 10 की पावर 6, 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड में होती है स्पीड। अगर मैं डाटा की बात करूं, स्पीड कितनी होती है, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। अच्छी खासी स्पीड होती है, लेकिन वो ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि वो उनका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। मतलब टकरा करके जहां थे वहीं आ गए। या फिर ऐसा समझो, जितने इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ओवरऑल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। नेट इफेक्ट कितना हो गया, 0। सो नॉर्मल सी बात है, अगर कंडक्टिंग वायर है और वो पड़ा हुआ है तो ऐसा थोड़ी उसमें से करंट दौड़ रहा है, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। थ्योरी क्या है, ये
क्लियर है एकदम। थ्योरी क्या है ये, फिलहाल एवरेज वेलोसिटी कितनी है, 0। लेट्स से अब मैं इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं जिसका पोटेंशियल कितना है V, जिसका पोटेंशियल कितना है V, और लेट्स से मैंने इसको 0 और इसको V बोल दिया, तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया 0, यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया V, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया V माइनस 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हायर टू लोअर। अब क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई तो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन स्लाइटली डिस्प्लेस कर जाएंगे। मतलब अब सिनेरियो देखिए ऐसा होगा, मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन यहाँ रुका, मतलब कि अब डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है। सो इन दैट केस अब एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं होगी, अब एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं होगी। दैट मींस इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू द फील्ड वो स्लाइटली डिस्प्लेस कर गए। ये एग्जैक्ट सिनेरियो है, लेकिन सुनिए जरा, हम पढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉन ना लेकर के पॉजिटिव चार्ज लेंगे। पहली बात, हम इलेक्ट्रॉन न लेने के लिए, इलेक्ट्रॉन न लेने की बजाय क्या ले लेंगे, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए कि कंडक्टर में मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, क्लियर है, ताकि प्लस माइनस की गलती ना हो जाए, बस कोई भी चीज चेंज नहीं होने वाली है। और हम इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं पढ़ सकते, तो हमने क्या माना कि भाई क्या होगा क्या कि कंडक्टर में सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज एक सीक्वेंस में, जैसे कि हमारे सेना के जवान होते हैं, मार्च करते हैं, एक सीक्वेंस में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ड्रिफ्ट करने लगेंगे। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ड्रिफ्ट, क्योंकि डिस्प्लेस कर दिया उन्होंने, स्लाइड डिस्प्लेस कर दिया। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड डिस्प्लेस होने लगेंगे, ड्रिफ्ट करने लगेंगे, और जिस रफ्तार से, जिस वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट करेंगे उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ लो, जिस वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए सुन लीजिए, जब बैटरी नहीं लगी थी स्पीड तब भी थी, जब बैटरी लगी हुई है स्पीड तब भी है। तो करंट किसकी वजह से आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से, स्पीड की वजह से नहीं। किसकी वजह से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से। क्लियर है। जैसे ही हमने बैटरी लगाई पोटेंशियल डिफरेंस आया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड आई, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने चार्जेस पर फोर्स लगाया। हम कंडक्टर में कौन से चार्ज लेकर के चल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज। अलोंग द डायरेक्शन वो ड्रिफ्ट होने लगे, और जिस वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट होते हैं उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और कंडक्टर के अंदर करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अच्छा भाई, अब एक दो टर्मिनोलॉजीज है, ऐसे समझो, मान लो एक चार्ज यहां था एट t = 0। क्लियर है। एक्चुअल में सिचुएशन ये है, इधर जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, इधर जाएगा, और वो स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाएगा। क्लियर है। और कोलिजन तो बराबर हो ही रहे हैं। मान लो एक कोलिजन यहां हुआ और अगला कोलिजन यहां हुआ, लेट्स से एक कोलिजन यहां हुआ और अगला कोलिजन यहां हुआ, और मान लो इस दौरान उसने पाथ ट्रेवल किया, लेट्स से लैम्डा, और उसको टाइम लग गया लेट्स से टाउ। तो लैम्डा को बोलते हैं मीन फ्री पाथ, मतलब डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द फ्री चार्जेस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। और टाउ को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, मतलब टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सुनिए, मान लो मैंने किसी एक चार्ज को यहां पर देखा, क्लियर है, वो मूव कर रहा था, और थोड़ी देर बाद वो यहां पहुंच गया, डिस्प्लेस तो वो हुआ होगा, मतलब पहला कोलिजन यहां हुआ और दूसरा कोलिजन यहां हुआ। क्लियर है एकदम। तो इन दो कोलिजन के बीच में जितना भी डिस्प्लेसमेंट उसने किया उसी को बोलते हैं मीन फ्री पाथ, और जितना टाइम लगा उसी को क्या बोलते हैं, लैम्डा। तो कॉमन सेंस से ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, लैम्डा अपॉन टाउ। कॉमन सेंस से क्या डिफाइन कर सकते हैं, लैम्डा अपॉन टाउ। और इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण क्या है, करंट। इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण क्या है, करंट। इसको आप समझ लो। क्लियर है भाई? और देखते हैं भाई, और देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज इसका है, इस पर फोर्स किधर लगेगी, इधर की तरफ, और वो फोर्स कितनी है, QE, और मतलब
स्मॉल ई इंटू ई, और एक्सेलरेशन निकालना हो तो ई बाय एम। क्लियर है? और ये एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है? कांस्टेंट। ये एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है? कांस्टेंट। क्लियर है? अब मान लो इस कंडक्टर की लेंथ है l, इस कंडक्टर की लेंथ क्या है? l। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? v। तो E को क्या बोल सकता हूं मैं? सिंपली v बाय l। E को सिंपली क्या बोल सकता हूं मैं? v बाय l। अच्छा भाई, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सो इन दिस रीजन आई कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सभी की? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, जब हमने इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था। तो अगर मान लो मैं सेकंड इक्वेशन लगाऊं s ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सो s कितना हो जाएगा? लैम्डा। ut कितना है? 0 प्लस हाफ a कितना हो जाएगा? e बाय m, और t कितना है? टाउ स्क्वायर। क्लियर है? तो क्या आ गया? लैम्डा बराबर e टाउ स्क्वायर बाय 2m। एक टाउ में इधर ले जाऊं तो लैम्डा बाय टाउ बराबर e टाउ बाय 2m, और लैम्डा बाय टाउ क्या हो गया? vd। सो vd का एक और एक्सप्रेशन आ गया, क्या आ गया? e टाउ बाय 2m। इसको मैं v की टर्म में भी लिख सकता हूं, कैसे? e की जगह लिख दो v बाय l, तो क्या भी लिख सकते हो vd को? e टाउ v बाय 2m इंटू l। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट एकदम क्लियर है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से ही कंडक्टर में करंट होगा। और अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेशन ऑफ करंट इनसाइड द कंडक्टर, जिसमें Vd जरूर आएगा। क्लियर एकदम? इस कंसेप्ट को उतारिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे हेडिंग डालिए, एक्सप्रेशन ऑफ करंट इनसाइड अ कंडक्टर। एक्सप्रेशन ऑफ करंट इनसाइड द कंडक्टर। अच्छा एक बात बताओ, सुनिए जरा। मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है? l। मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है? l, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? a। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? a। हर जगह यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो हर जगह एरिया क्या होगा? a। क्लियर है? मान लो मैं इसको एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं। लेट्स से मैं इसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं। इसको मैंने 0 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? V। सो इस एंड का पोटेंशियल क्या हो गया? 0, और इस एंड का पोटेंशियल क्या हो गया? V। सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया अक्रॉस द एंड? पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V माइनस 0 विच इज V। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? E बराबर V बाय L। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E बराबर V बाय L। ये सारा कुछ पीछे का ही है। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री चार्जेस हैं कंडक्टर में, वो बहुत ज्यादा है या बहुत कम? बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई एक टर्मिनोलॉजी, इसको स्टैंडर्ड है, इसको चेंज नहीं करना, n डिफाइन किया गया। n क्या है? ध्यान रखना, नंबर ऑफ फ्री चार्जेस। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। n क्या है? नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा अब मैं जो पूछता जाऊं उसका आप सोचिएगा, उसका जवाब अपने दिमाग में सोचिएगा। मान लो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आपका, और लेट्स से यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन या 4 चार्जेस हैं। क्लियर है? 4 चार्जेस मैंने देखे, और लेट्स से दिस इज t इक्वल्स टू 0 की सिचुएशन। क्लियर है? मान लो dt, और ये सारे के सारे क्या कर रहे होंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे की तरफ ड्रिफ्ट कर रहे होंगे। क्लियर है? लेट्स से dt टाइम बाद ये सारे के सारे यहाँ आ गए। dt टाइम बाद ये सारे के सारे यहाँ पर आ गए। मैंने देखा dt टाइम बाद, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना समय लगा? dt, मतलब यहाँ से जाने में उसको कितना समय लग गया? dt टाइम बाद वो यहाँ हो गए। अब मान लो मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि फाइंड द नंबर ऑफ चार्जेस क्रॉसिंग दिस एरिया इन टाइम dt। क्या पूछा मैंने? नंबर ऑफ चार्जेस, कितने चार्जेस ने dt टाइम में इस एरिया को क्रॉस किया होगा। तो कॉमन सेंस है वो वही चार्जेस होंगे जो इस रीजन में मौजूद होंगे, वो उतने ही चार्जेस होंगे जो इस रीजन में मौजूद होंगे। और इसकी वॉल्यूम निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? a, और ये लेंथ क्या होगी? ये लेंथ क्या होगी? ये लेंथ क्या होगी? ये लेंथ क्या होगी? vd dt। ये लेंथ क्या होगी? vd dt। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो वॉल्यूम क्या हो गई? ये शेडेड रीजन की वॉल्यूम क्या हो गई? इस शेडेड रीजन की वॉल्यूम क्या होगी? जल्दी बोलिए, वॉल्यूम क्या होगी? एरिया इनटू लेंथ, मतलब vd dt। तो नंबर ऑफ चार्जेस कितने हो गए भाई? नंबर, अभी मैं नंबर बोल रहा हूं। नंबर ऑफ चार्जेस कितने हो गए? n क्या है? नंबर ऑफ फ्री चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो n इनटू
ए इंटू वी डी इंटू डी टी, ये मैंने निकाला नंबर। अब हर चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? ई। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज? कितना चार्ज? तो क्या आएगा? एन ई ए वी डी डी टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इस डी टी को उधर ले आओ। सो डी क्यू बाई डी टी बराबर एन ई ए वी डी एंड दिस इज व्हाट आई। सो एन ई ए वी डी। बहुत जबरदस्त एक्सप्रेशन। सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ करंट in the conductor? I is equals to NEAVD, where N is the number of free charge per unit volume, E is the magnitude of one charge, A is the area of cross section perpendicular to the direction of current. बहुत important. A is the area of cross section perpendicular to the direction of current and VD is the drift velocity of free charges. क्योंकि VD का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, मैंने आपको बताया था 10 की पावर -2 10 की पावर -3 में होता है, उसके बावजूद करंट की एक फाइनाइट वैल्यू आती है। क्यों? क्योंकि N इज वेरी लार्ज। N इज वेरी लार्ज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस एक्सप्रेशन को आप उतारिए, हम आगे बढ़ेंगे। इस एक्सप्रेशन को आप उतारिए। चलिए अब मैं थोड़ी सी कुछ मॉडिफिकेशन करता हूं। VD का एक्सप्रेशन अभी हमने क्या निकाला था? VD का एक्सप्रेशन अभी हमने क्या निकाला था? VD का एक्सप्रेशन E टाउ अपॉन में 2m, या फिर VD क्या निकाला था? E टाउ V बाय 2m इंटू L। क्लियर है? E की वैल्यू V बाय L डाल दी थी। अब VD की वैल्यू उठा करके यहाँ डाल दो तो देखते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट आएंगे। I इज इक्वल्स टू NEA। VD की वैल्यू बोलिए E टाउ अपॉन में 2m V बाय L। तो क्या आएगा ये? I इज इक्वल्स टू देखिए n E स्क्वायर टाउ n E स्क्वायर टाउ A V बाय 2m इंटू L। क्लियर है? अब V को यहीं छोड़ दो, बाकी की सारी टर्म उधर ले जाओ। तो क्या आ जाएगा? V बराबर, V को यहीं छोड़ दो, बाकी की सारी टर्म उधर ले जाओ। तो V बराबर 2m बाय n E स्क्वायर टाउ 2m बाय n E स्क्वायर टाउ L बाय A इंटू I। अब इसको आप बहुत ध्यान से गौर फरमाइए। फॉर अ पर्टिकुलर कंडक्टर 2m n E टाउ L बाय A इज कांस्टेंट। दैट मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यही क्या है? ओम्स लॉ। यही क्या है? ओम्स लॉ। और V is equals to IR, where R is the resistance of this conductor. R is the resistance of this conductor. So resistance का एक्सप्रेशन क्या करके आ गया? रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन 2m by n E स्क्वायर टाउ L by A, और इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। और गौर फरमाओ तो आपको पता चलेगा रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। करना भी चाहिए, जिसकी जितनी बड़ी लेंथ उतनी ही ज्यादा हिंड्रेंस। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? इनवर्स ऑफ द एरिया। एरिया जितना बड़ा होगा हिंड्रेंस उतनी कम होती जाएगी। और अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे 2m n E टाउ क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है? प्योरली कांस्टेंट। और ये रिलेशन आपने देखा होगा R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी, और वो क्या आ गया? 2m बाय n E स्क्वायर टाउ। बहुत जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली कोर प्रॉपर्टी क्या है? रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। किसी भी मटेरियल की आपको क्या पता होना चाहिए? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस तो निकल ही जाएगा ना। अगर रेजिस्टिविटी मालूम है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो लेंथ से मल्टीप्लाई करो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड करो। लेंथ से मल्टीप्लाई करो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड करो। बहुत जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आएगी? ओम। मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर, मतलब कि क्या आ जाएगी? ओम मीटर। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, रेजिस्टिविटी इज कोर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। वो ना मटेरियल की लेंथ पे डिपेंड कर रही, ना मटेरियल की एरिया पे डिपेंड कर रहा। अरे ये कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट। m इज व्हाट? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट। E is what? Electron, charge of electron, constant. Tau is what? Relaxation time between two successive collision, constant. N is what? Number of free charge per unit volume, constant. अरे resistivity तो constant है यार।
हाँ वो सम अदर पैरामीटर से चेंज हो जाएगी जस्ट लाइक टेम्परेचर एंड ऑल, उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, इसीलिए जो स्टैंडर्ड बुक होती हैं या फिर किसी भी मटेरियल का बुक में क्या गिवन होता है आपको, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, अरे मान लो इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है तो वो फिक्स हो रही है, मान लो गलती से मेरे से टूट गया, हाफ हो गया, तो अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 ओम। क्यों? क्योंकि लेंथ हाफ हो गई और लेंथ के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? बहुत जबरदस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सारी चीजें, क्या क्या एक्सप्रेशन हमने निकाल ली है। ये करंट का एक्सप्रेशन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, I इज इक्वल्स टू NEAVD, ये ओम्स लॉ हमने निकाल लिया। ये रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन आ गया, ये रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन आ गया, और हमने देख लिया रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और रेजिस्टिविटी इज द कोर प्रॉपर्टी। आपको मटेरियल की रेजिस्टिविटी पता होनी चाहिए, रेजिस्टेंस नहीं। रेजिस्टेंस तो मैं खुद निकाल लूंगा लेंथ से मल्टीप्लाई करके और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड करके। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इस कंसेप्ट को आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो रेजिस्टेंस के बारे में हमने बेसिक बातें करनी है और रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन निकल के आ गया, R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अभी थोड़ी और डिटेल में हम बात करेंगे। क्या रेजिस्टेंस डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट पे? यस। मान लो मैं इस पेन में, इस वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा हूं और ऐसे फ्लो कर रहा हूं, अंतर तो है ही। ऐसे रेजिस्टेंस कुछ और आएगा, ऐसे रेजिस्टेंस कुछ और आएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक क्यूब बनाता हूं, लेट से, या क्यूबॉइड मैंने ले लिया लाइक दिस, इस तरीके से मैंने क्यूबॉइड ले लिया है। क्लियर है? इस तरीके से मैंने क्यूबॉइड ले लिया और लेट से इसकी डायमेंशन है, लेट से दिस इज ए एंड लेट से दिस इज बी, ये क्या है B, और लेट से दिस साइड इज C, ये साइड क्या है C। क्लियर है? अब मान लो अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और रेजिस्टिविटी इसकी रो है, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? R बराबर रो, L क्या होगा? ये लेंथ, L क्या होगा? ये लेंथ A, एंड A क्या होगा? एरिया क्या होगा? ये वाला एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये एरिया क्या हो जाएगा? BC। तो R क्या आ गया? रो A अपॉन में BC। लेट से करंट फ्लो कर रहा है लाइक दिस, फिर से लिखेंगे R बराबर रो, L क्या होगा इस बार? B, और एरिया क्या होगा इस बार? AC। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर करंट ऐसे फ्लो करेगा सो उस केस में डिफरेंट। दैट मीन्स ये बात आपको क्लियर हो गई कि यस, रेजिस्टेंस विल आल्सो डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द मटेरियल। क्लियर है? इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, और क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। चलिए लेट्स से और अच्छी प्रॉब्लम हम करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है लाइक दिस, कोएक्सियल लाइक दिस। क्लियर है? लेट्स से इनर रेडियस इज R1 एंड आउटर रेडियस इज R2 एंड रेजिस्टिविटी इज रो, एंड अंदर ये खाली है, मटेरियल सिर्फ यहाँ पर है लाइक दिस। क्लियर है? और करंट लेट से ऐसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर है एकदम? चलिए अब बताइए रेजिस्टेंस। सिंपल है, R इज इक्वल टू रो, L क्या होगा इसका? लेट्स से लेंथ इज L क्या होगा इसका? L, और एरिया क्या होगा? ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया कैसे निकलेगा? पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? इसको आप नोट करिए। इसमें एक और अच्छी वैरायटी हम देखते हैं, करंट की डायरेक्शन चेंज करूंगा मैं, इसको आप नोट करिए। चलिए लेट्स से अब मैं करंट की डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर देता हूं, एंड करंट की डायरेक्शन विल बी लाइक दिस, आउटवर्ड। करंट की डायरेक्शन हम आउटवर्ड कर देते हैं, लेट्स से लाइक दिस, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज लाइक दिस। लेट्स से अब बताइए, लेट्स से करंट की डायरेक्शन इज लाइक दिस। इस तरीके से करंट की डायरेक्शन मैंने बना दी, मतलब बैटरी को मैंने
यहाँ से और यहाँ से कनेक्ट किया है। सो क्रॉस सेक्शन में भी करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। क्लियर है एकदम? इस क्वेश्चन को हमें अब सॉल्व करना है। क्लियर? अच्छा देखते हैं इसका मैं पहले आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाता हूँ, मतलब ये वाला व्यू, उससे ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। इस तरीके से ये R1 ये R2 और करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे यहाँ पर इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे यहाँ पर लेंथ जो है वो वेरी कर रही है इस तरीके से। क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा x पर जाकर के dx थिकनेस की एक स्मॉल स्ट्रिप ले लूंगा। x पर जाकर के ये dx थिकनेस की एक स्मॉल स्ट्रिप में ले लूंगा लाइक दिस। ये थिकनेस कितनी है? dx। तो यहां से करंट फ्लो कर रहा है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? L लेंथ कितनी हो जाएगी? dx। और यहां पर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो इस तरीके की सिचुएशन वो देगा। यहां पर अगर मैं ड्रॉ करूंगा सो इस तरीके की सिचुएशन वो देगा लाइक दिस। इस तरीके की सिचुएशन आपको दिखेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? एकदम क्लियर है। अब देखो ऐसे इनफाइनाइट सिलेंडर्स होंगे जिसकी थिकनेस, जिसकी लेंथ जो है वो कहां से कहां वेरी कर रही है? R1 से R2। मतलब ये x कहां से कहां वेरी करेगा? R1 से R2 तक। क्लियर है एकदम? सो इसका एक स्मॉल रेजिस्टेंस अगर मुझे लिखना हो dr, तो वो क्या आएगा? रो L क्या हो जाएगा? dx। और एरिया क्या हो जाएगा? ये पूरा कर्व्ड एरिया वो कितना होगा? 2 पाई r, मतलब x इंटू L। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो जितने भी ये और सारे जितने भी एलिमेंट मैं लूंगा सारे के सारे किस में लग रहे हैं? सीरीज में। कैसे पता चला? क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम। तो जब मुझे टोटल निकालना हो तो क्या करूंगा? मैं सिंपली इंटीग्रेट कर दूंगा। अगर वो पैरेलल में होते तो इन्वर्स करके इंटीग्रेट करता। क्लियर है? तो क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए सिंपली मैं क्या कर दूंगा? इंटीग्रेशन पाई अपॉन में 2 पाई L कांस्टेंट, सो dx अपॉन में x। और लिमिट क्या आएगी x की? कहां से कहां? R1 से R2। तो रेजिस्टेंस सिंपली क्या आ गया? पाई अपॉन में 2 पाई L log R2 अपॉन में R। इस तरीके से हमने कर लिया। देखिए इंटीग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है। कैसे पता चल रहा है मुझे? क्योंकि जो लेंथ है वो वेरी कर रही है R1 से R2 तक। बिना इंटीग्रेशन के ये होना ही नहीं था, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट इस बार मैंने चेंज कर दी। क्या मेरी बात समझ में आ रही? इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। इस कंसेप्ट को आप नोट करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। लेट्स से एक स्फीयर हम ले लेते हैं और स्फीयर में से कुछ पोर्शन स्मॉल स्फीयर का कट कर लेते हैं। लेट्स से इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2। सो मटेरियल खाली यहाँ पर बचा और रेजिस्टिविटी इज रो। और लेट्स से करंट की डायरेक्शन इज लाइक दिस। करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड अगेन वी नीड टू फाइंड द रेजिस्टेंस। हम देख पा रहे हैं अगेन इंटीग्रेशन का सहारा लेना ही होगा। सो क्या करेंगे? सिंपली इस बार भी क्या करेंगे? x पे जाकर के dx थिकनेस का एक स्मॉल स्फीयर हम ले लेंगे। x पे जाकर के स्ट्रिप नहीं है, स्फीयर है। x पे जाकर के dx थिकनेस का एक स्मॉल स्फीयर मैंने ले लिया। क्लियर है? इसकी थिकनेस कितनी है? dx। अब क्या करेंगे? इसका हम स्मॉल रेजिस्टेंस लिखेंगे dr बराबर रो। L क्या हो जाएगा? dx। ये यहां से ऐसे पास कर रहा है, L क्या हो जाएगा? dx। और इसका एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई x स्क्वायर। एरिया क्या हो गया? 4 पाई x स्क्वायर। अब क्या करेंगे भाई? ऐसे बहुत सारे स्क्वायर होंगे, क्योंकि सभी में करंट सेम है इसलिए वो सीरीज में लगे हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए सिंपली मैं क्या कर दूंगा? इंटीग्रेट। और x की लिमिट कहां से कहां जाएगी? R1 से R2। x की लिमिट कहां से कहां जाएगी? R1 से R2। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? रो अपॉन में 4 पाई। इसका इंटीग्रेशन आप सॉल्व करोगे -1/x, मतलब 1/R2 -1/R1। दैट मींस रो 4 पाई 1/R1 -1/R2। दिस इज द रेजिस्टेंस। क्लियर है?
तो इस तरीके से हम इस तरीके की प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। इसको आप नोट करिए। चलिए एक प्रॉब्लम मैं आपको करने के लिए देता हूं, आप मुझसे ट्राई कीजिएगा, नहीं होता है तो बताइएगा, वी विल डिस्कस। मान लो एक कोन है, इस तरीके से कोन होता है ना, कोन का इतना पोर्शन मैं कट कर दूंगा ऐसे, तो शेप कुछ इस तरीके की हो गई। क्लियर है भाई? तो इस तरीके की शेप गिवन है, लेट्स से लाइक दिस, इस तरीके की शेप आपको गिवन है, इस तरीके की, थोड़ा सा सिमेट्री बना लीजिएगा, इस तरीके की शेप आपको गिवन है लाइक दिस। This radius is let's say again r1 and this radius is let's say r2 and this length is let's say l and this is what the center is o dash and current is flowing in this direction. Clear रहेगा? Current is flowing in this direction. Question is find the resistance and the resistivity is rho. Find the resistance of this material. Question note कर लीजिए. Find the resistance of this material. Clear है? चलिए और देखते हैं हम और रेजिस्टेंस पर किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। लेट्स से क्वेश्चन अब आते हैं कट करने वाले, स्ट्रेच या कंप्रेस करने वाले। देखिए कट करने वाले क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए कंडक्टर है मेरे पास और उसकी लेंथ है l, रेजिस्टिविटी इज रो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, तो रेजिस्टेंस कितना होगा रो l बाय a। मान लो कट करके हाफ कर दिया, सो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, न्यू लेंथ कितनी हो गई l डैश कितनी हो गई, न्यू लेंथ कितनी हो गई l बाय 2, तो r डैश कितना हो जाएगा रो l बाय 2a, तो r डैश कितना हो जाएगा r बाय 2। इस तरीके के क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम पता है कहाँ अटकती है, जब हम स्ट्रेच करते हैं, मतलब लेट्स से क्वेश्चन वो देगा बीट कर करके उसको हमने स्ट्रेच कर दिया, मार मार के स्ट्रेच कर दिया, इतनी लंबाई कर दी, ये वो फलाना ढिमका। सो कैसे करेंगे? एक ही कंसेप्ट लगाना, ध्यान रखना, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। मान लो आप स्ट्रेच कर रहे हो, लेंथ बढ़ा रहे हो तो एरिया घटेगा, लेंथ बढ़ा रहे हो तो एरिया घटेगा, सच दैट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लेट्स से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लेट्स से मान लीजिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लेट्स से मान लीजिए मेरे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है l, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज a, रेजिस्टिविटी इज रो, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा रो l बाय a। मान लो मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया और स्ट्रेच कर करके लेंथ कितनी कर दी, लेट्स से लेंथ इसकी कर दी लेट्स से n टाइम्स, तो न्यू लेंथ कितनी हो गई इसकी, l डैश कितनी हो गई, l डैश कितनी हो गई n इनटू n। क्लियर है? तो इसका नया रेजिस्टेंस मुझे बताना था, तो एरिया क्या हो गया होगा a डैश। अब मैंने कहा कि यार वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगी ना, इनिशियल वॉल्यूम कितनी है इसकी, इनिशियल वॉल्यूम कितनी है al, फाइनल वॉल्यूम कितनी होगी इसकी a डैश इनटू l डैश। अब आपको मालूम है al विल बी इक्वल्स टू a डैश इनटू l डैश, दैट मींस al बराबर a डैश इनटू n इनटू l, l से l कैंसिल, सो a डैश कितना आ गया, a डैश कितना आ गया a बाय n। तो सिंपली अब मैं r डैश निकालूं, r डैश क्या आएगा रो l डैश बाय a डैश, मतलब रो l डैश कितना है nl और a क्या है a बाय n, तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर रो l बाय a, दैट मींस r डैश कितना हो गया n स्क्वायर r, n स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस इंक्रीज। लेट्स से मैंने इसको लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स, लेंथ को ट्रिपल कर दिया तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स, लेंथ को ट्रिपल कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, n को ट्रिपल करने पर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 9 टाइम्स। क्लियर? अब कई बार क्वेश्चन वो कहता है कि रेडियस को चेंज कर दिया, मान लो कंप्रेस कर दिया, रेडियस चेंज हो गया, तो ध्यान रखना आप सिंपल ये कंसेप्ट लगाओ, सिंपल लॉजिक लगाओ। देखो r बराबर रो l बाई a है ना, r बराबर रो l बाई है, मान लो एक बार में इसको ऊपर नीचे l से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा रो l स्क्वायर बाय al क्या होगा v। अब देखो रो कांस्टेंट v कांस्टेंट, मतलब r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर। ये कंसेप्ट हम डायरेक्ट भी देख सकते थे। मान लो लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, मान लो लेंथ को n टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा n स्क्वायर टाइम्स। क्लियर है? मान लो वो एरिया के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तो अब एक काम करो एरिया से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, दैट मींस r बराबर रो l a बाई a स्क्वायर, दैट मींस r बराबर रो v बाय a स्क्वायर। अब इस तरीके से आप देख सकते हो कि एरिया चेंज करने पे कैसे रेजिस्टेंस चेंज होगा। क्लियर है? ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है? ये कंसेप्ट आप नोट करिए। नाउ वी विल डिस्कस हाउ रेजिस्टिविटी इज वेरिंग विद टेम्परेचर। अच्छा, मेनली हमें पढ़ना है
सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और अलॉयज के बारे में। सेमीकंडक्टर हम डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास के लास्ट चैप्टर में, क्लियर है। बेसिकली सेमीकंडक्टर में बेसिक नॉलेज दे दूं, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, उसकी कंडक्टिविटी, बेसिक बात बता दूं तो उसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से कुछ ज़्यादा होती है। अलॉयज क्या होते हैं, अलॉयज स्पेशल मटेरियल होते हैं जिनको बनाया जाता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मटेरियल्स, क्लियर है। अब हम देखते हैं जरा, अच्छा रजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन क्या आया था, 2m/n e², क्लियर है। हम बात करते हैं कंडक्टर की, हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, और हम बात करते हैं इंसुलेटर, सॉरी अलॉयज। इंसुलेटर में तो करंट ही फ्लो नहीं होगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो जैसे ही मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो देखो 2 तो चेंज नहीं होगा, m चेंज नहीं होगा, n चेंज नहीं होगा, कंडक्टर में e चेंज नहीं होगा, लेकिन टाउ क्या हो जाएगा, टाउ विल डिक्रीज। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोलिजन और फ्रीक्वेंट हो जाएंगे, तो टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन घटेगा। अगर ऐसा होगा तो रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज एंड रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। यस, that means on increasing the temperature the resistivity and the resistance of conductor will increase। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। सेमीकंडक्टर की बात करूं तो सेम केस, टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ तो घटेगा, लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये हम सेमीकंडक्टर में ही पढ़ेंगे, जो n होता है वो इंक्रीज करने लगता है, फ्री चार्जेस इंक्रीज करने लगते हैं। एक्चुअली वो लूज बॉन्ड बनाते हैं। चार्जेस सेमीकंडक्टर में लूजली बाउंड होते हैं, अदर अपने मॉलिक्यूल्स लूजली बाउंड होते हैं, तो वो टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड ब्रेक होने लगता है। उससे क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री चार्जेस विल इंक्रीज। अब देखो ये चीज इंक्रीज कर रही है और ये चीज डिक्रीज कर रही है, लेकिन n की वैल्यू आपको पता है बहुत ज्यादा होती है। दैट मीन्स ओवरऑल ये n डोमिनेट कर जाता है, मतलब n डोमिनेट कर जाता है। दैट्स व्हाई ये फैक्टर ओवरऑल बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी घटती है, तो रेजिस्टेंस घटता है। दैट मीन्स इन सेमीकंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिव रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज, क्लियर है। अब अलॉयज को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जो n और टाउ का जो प्रोडक्ट है वो नियरली क्या रहे, कांस्टेंट। दैट्स व्हाई ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टिविटी नियरली क्या रहे, कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। इसी तरीके से इन स्पेशल एलिमेंट्स को डिजाइन किया जाता है, क्लियर है एकदम। अब अगर मैं मान लो ग्राफ बनवाऊं रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का इन तीनों के लिए, तो कंडक्टर के केस में इट विल इंक्रीज, सेमीकंडक्टर के केस में इट विल डिक्रीज एंड अलॉय के केस में इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये ग्राफ ऐसा दे देते हैं तो बोलते हैं बताओ ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। इसको आप नोट करिए, एकदम बिल्कुल सिंपल, इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। इस कंसेप्ट को आप नोट करिए। Now we will see the mathematical expression how resistivity and resistance change with the temperature। ये तो पता चल गया, कंडक्टर के केस में इट विल इंक्रीज, सेमीकंडक्टर के केस में इट विल डिक्रीज एंड अलॉय के केस में इट विल नियरली रिमेन कांस्टेंट। लेट्स से एट टेम्परेचर Ti, T इनिशियल, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज ρ I, ρ इनिशियल, एंड जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया Tf, इट्स रेजिस्टिविटी विल बिकम ρf, क्लियर है। अब एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, देखिए ऐसा तो है नहीं कि इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, फाइनल 100 डिग्री सेल्सियस है, एकदम झटके से बढ़ गया होगा, स्लोली यू आर इंक्रीजिंग। सो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, जो चेंज इन द रेजिस्टिविटी है d रो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल रेजिस्टिविटी के, और जो चेंज इन द रेजिस्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन द टेम्परेचर के। इन दोनों को अगर मैं क्लब करूंगा तो चेंज इन द रेजिस्टिविटी आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ρ I और ρ T। दैट मींस प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो सम कांस्टेंट इज देयर, और इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे बना दिया। इसी कांस्टेंट को बोलते हैं अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी। अल्फा को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी, और अल्फा यहां से क्या निकल के आ गया, अल्फा यहां से क्या निकल के आ गया, d रो अपॉन में ρ I dt। अल्फा की यूनिट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी और इसकी यूनिट कट जाएगी, तो सिंपली अल्फा की यूनिट क्या हो गई, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, क्लियर एकदम। ये हमारे पास कंसेप्ट आ गया। अब मान लो मुझे चेंज निकालना है,
ओवर दिस इंटरवल, तो मैं क्या कर दूंगा इंटीग्रेट, मैं क्या कर दूंगा इंटीग्रेट। अगर मान लो मुझे चेंज निकालना है तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट कर दूंगा, अल्फा तो कांस्टेंट है, मैंने उसको बाहर निकाल दिया, रो आई भी कांस्टेंट है, रो आई भी कांस्टेंट है, मैं उसको बाहर निकालूंगा और लिमिट क्या लगेगी टेम्परेचर की टी आई से टी एफ, और यहाँ पर रो आई से रो एफ। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा रो एफ माइनस रो आई विल बी इक्वल्स टू अल्फा रो आई बाहर, यहाँ पे क्या आ जाएगा टी एफ माइनस टी आई। क्लियर है, रो आई को उधर ले जाओ, कॉमन निकाल लो, तो रो एफ क्या आ जाएगा रो आई 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा टी एफ माइनस टी आई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सेम एक्सप्रेशन आ गया, दैट मींस रो एफ क्या आ गया, रो एफ बराबर रो आई 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हाउ रेजिस्टिविटी इज वेरिंग विद टेम्परेचर। और क्योंकि आपको मालूम है R बराबर रो L बाई ए, L बाई ए से L बाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली आर एफ बराबर आर आई 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है। सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, आप इसको नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। So this is the mathematical expression. This is the mathematical expression of. So this is the mathematical expression of how resistivity is varying with temperature. क्लियर है? क्योंकि आपको मालूम है R बराबर रो L बाई ए, यहाँ पर हम पुट करेंगे तो सिंपली L बाई ए से L बाई ए कैंसिल आउट, तो सिंपली आर एफ क्या आ जाएगा आर आई 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। इस कंसेप्ट को आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब अल्फा की अगर मैं एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल वैल्यू की बात करूं तो अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, इस तरीके से होती है। चलिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन हम यहाँ करते हैं। मान लो मेरे पास दो रॉड हैं और इसकी लेंथ, दोनों की लेंथ है लेट्स से सेम L, एरिया ऑफ द सेक्शन भी है सेम A। क्लियर है? इसका अल्फा है अल्फा 1 रेजिस्टिविटी रो 1, इसका अल्फा है अल्फा 2 रेजिस्टिविटी रो 2, और दोनों को मैंने सीरीज में लगा दिया है। दोनों को हमने किस में लगा दिया है? सीरीज में। अब वो क्वेश्चन पता है क्या पूछ रहा है आपसे कि बताओ व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन अल्फा 1 रो 1 अल्फा 2 रो 2 सच दैट इट्स रेजिस्टिविटी और इट्स रेजिस्टेंस विल नॉट चेंज विद द टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर के साथ इसमें कोई वेरिएशन ना आए। ठीक है भाई, सिंपल। जब तक टेम्परेचर आपने नहीं बढ़ाया तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं, तो कितना हो जाएगा रो 1 L अपॉन में A प्लस रो 2 L अपॉन में A, टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर है? अब जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसका रेजिस्टेंस बेसिकली इसकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी। इसकी रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी? रो 1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसकी क्या हो जाएगी रो 2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आफ्टर, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा रो 1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी L अपॉन में A, और इसका क्या हो जाएगा रो 2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी L अपॉन में A। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब क्योंकि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए तो ये दोनों इक्वेट कर दो उठा करके, तो क्या आ जाएगा रो 1 L अपॉन में A प्लस रो 2 L अपॉन में A बराबर रो 1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी L अपॉन में A प्लस रो 2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी L अपॉन में A। L अपॉन में A विल कैंसिल आउट, तो रो 1 प्लस रो 2 बराबर, इसको ओपन कर दीजिए, रो 1 प्लस रो 1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस रो 2 प्लस रो 2 अल्फा 2 डेल्टा टी, रो 1 प्लस रो 2 से रो 1 प्लस रो 2 कैंसिल, डेल्टा टी कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा अल्फा 1 रो 1 प्लस अल्फा 2 रो 2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट
0. सो दिस इज द रिलेशन. और इसी तरीके से हम अलॉयज को डिजाइन करते हैं कि अब इस मटेरियल, अगर ये रिलेशन है अल्फा 1 और अल्फा 2 में, कि ये रिलेशन है अल्फा 1 और इसी तरीके से हम अलॉयज को डिजाइन करते हैं कि अगर ये रिलेशन है अल्फा 1 अल्फा 2 में, तो इस कॉम्बिनेशन की जो रेजिस्टिविटी है वो चेंज नहीं होगी, इस कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा टेम्परेचर के साथ. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है. कंसेप्चुअल आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए. क्लियर है? तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम आपको दिख सकती है. सो इस लेक्चर को हम यहीं स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडी मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक लाइक सर्किट थ्योरी, कॉम्बिनेशन एंड ऑल. थैंक यू.